दोस्तों, एक लड़का 22 साल का लड़का उदास बैठा था और तब उसका दोस्त आता है और कहता है कि यार तू क्यों इतना उदास बैठा है? कोई चिंता है? कोई तुझे परेशानी है तो मुझे बता। तब वो लड़का कहता है कि यार मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के पास मिलने जाना है। उसने मुझे अपने पास बुलाया है मिलने के लिए। तब वो उसका दोस्त कहता है कि तू फिर इतनी चिंता क्यों कर रहा है? आराम से जा और उससे मिलकर आ। वो कहता है कि मुझे घबराहट हो रही है, कभी कुछ हो ना जाए। तो उसका जो दोस्त होता है, वो कहता है कि तुम वहाँ पर जाने से पहले कुछ प्रोटेक्शन के जो सामान होते हैं, वो अपने साथ लेकर जाना। कभी तुम वहाँ पर मिलो और तुम एक-दूसरे से कुछ शारीरिक संबंध बनाओ और क्या पता वो गर्भवती हो जाए, वो प्रेग्नेंट हो जाए। इससे अच्छा होगा कि तू पहले ही अपने लिए जो सामान होता है प्रोटेक्शन का, वो लेकर जाना। तो वो कहता है कि मैंने तो अब से पहले ऐसा कुछ किया भी नहीं है, ऐसा कुछ कार्य मैंने किया भी नहीं है, पहली बार किसी से मिलने मुझे जाना है। तो उसका दोस्त कहता है कि तू कुछ जो गोलियाँ होती हैं शक्तिवर्धक, उन्हें भी अपने साथ लेकर जाना और वो वहाँ पर पहुँचने से पहले तू उन्हें खा लेना। तो वो उसका दोस्त कहता है कि यार ये सब कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? मुझे तो इसकी जानकारी भी नहीं है कि क्या खरीदना है जाकर। तो उसका दोस्त सर्च करता है, उसकी जो जानकारी निकालता है और फिर वो उन सामान को खरीद कर अपनी जो गर्लफ्रेंड होती है, उसके पास पहुँच जाता है। और वहाँ पर पहुँचने के बाद जो वो घिनौना कृतज्ञ करता है, उसको शायद पता भी नहीं था कि उस लड़की की वो आखिरी रात होगी। दोस्तों, जब वो उस लड़की के पास पहुँचता है और जो घिनौना कृतज्ञ वो एक-दूसरे के साथ करते हैं, एक-दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते हैं और देखते ही देखते उस लड़की की वो रात आखिरी रात हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए इसी प्रकार हर दिन, हर रोज़ इसी प्रकार की कहानी लेकर आऊँ। तो दोस्तों, चलते हैं इस कहानी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज। आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, यह है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है कानपुर और कानपुर का ही एक थाना लगता है शिवराजपुर। दोस्तों, उसमें एक परिवार शादी में जाता है और 13 दिसंबर की रात को वो शादी में जाते हैं और जब वो सुबह करीब 7-8 बजे के करीब वो अपने घर वापस आते हैं और जब वो अपने दरवाजे पर आकर दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो कोई अंदर से आवाज़ नहीं आती है। वो परेशान हो जाते हैं। वो उनकी जो लड़की थी, वो घर में सोई हुई थी। वो घर पर ही थी और पूरा परिवार शादी में गया हुआ था और जब वो शादी से वापस आते हैं, तो अपनी लड़की को आवाज़ देते हैं कि दरवाज़ा खोलो, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। सब चिंता में पड़ जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है? कुछ थोड़ी देर बाद कैसे करके वो दरवाज़ा खोलते हैं और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर अंदर पहुँचते हैं, तो देखते हैं कि वो लड़की बिल्कुल नग्न अवस्था में बेड पर लेटी हुई है। तब जो पूरा परिवार होता है, वो उसको देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और जो जेंट्स होते हैं, वो पीछे हट जाते हैं और फिर उसकी माँ उसके पास जाती है और उसको उठाती है, हिलाती है, डुलाती है कि बेटा आँख खोलो, तुम ऐसी अवस्था में क्यों पड़ी हो? लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बोलती है, जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं था, उसके साथ क्या हो रहा है, उसको आवाज़ कौन दे रहा है, वो कुछ बोल नहीं रही थी और उसकी माँ देखते ही देखते घबरा जाती है और रोना शुरू कर देती है। उसकी माँ उसका हाथ सीधा करती है, तो हाथ सीधा का सीधा रह जाता है, हाथ जकड़ा हुआ था और जैसे ही वो देखती है कि उसकी बेटी आँखें नहीं खुल रही और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। और जब वो चिल्लाना शुरू करती है, तो उसके बाद आस-पास के पड़ोसी भी आवाज़ सुनकर घर में आ जाते हैं और देखते हैं कि जो लड़की है, वो नग्न अवस्था में बेड पर लेटी हुई है। और फिर आकर उसके शरीर पर चादर डालते हैं, उसकी बॉडी पर चादर डालते हैं, कपड़ा डालते हैं। उसके बाद परिवार के जो और जेंट्स सदस्य थे, वो भी उसके पास पहुँचते हैं, देखते हैं कि ये हुआ क्या? आखिर ये किसने किया? और जब
वो सब आस-पास के जो पड़ोसी होते हैं, वो वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जमा हो जाती है और एक कोई न कोई पुलिस को यह सूचना दे देता है कि यहाँ पर ऐसे-ऐसे एक हादसा हो गया है। पुलिस मौके पर पहुँचती है और सबको गिरफ्त में लेती है। सबको गिरफ्त में लेने के बाद जो फोरेंसिक टीम पहुँचती है, वो अपनी कार्रवाई शुरू करती है, जाँच-पड़ताल शुरू करती है और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब फोरेंसिक की जो टीम थी, वो घर की तलाशी लेती है। तलाशी लेने के बाद वो उनको एक रेफर मिलता है दवाई का और जब उनके जो परिवार वालों से पूछताछ की जाती है कि तुम्हारी लड़की के साथ किसी के साथ उसकी दोस्ती थी, वो किसी से मिलती थी, क्या तुमको पता है? उसके बाद परिवार वाले कहते हैं कि नहीं, हमको तो नहीं पता। उसके बाद जो फोरेंसिक टीम थी, वो और तलाशी लेती है। उसके बाद जो फोरेंसिक टीम को और सबूत मिलते हैं वहाँ पर, जो प्रोटेक्शन के जो सामान होता है, वो मिलता है और फिर उसके बाद जो फोरेंसिक टीम होती है पुलिस, पूछताछ करती है परिवार वालों से कि तुम्हारी लड़की के साथ किसी ने शारीरिक संबंध बनाए हैं और लड़की की जो हालत है, वो उसको देखकर ये नहीं लग रहा था कि उसके साथ किसी ने ज़बरदस्ती की हो, किसी ने रेप किया हो। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और घर में पूछताछ शुरू की जाती है। तब उस लड़की की जो भाभी होती है, वो कहती है कि घर में इस जो हमारी जो लड़की है, वो इसके साथ थी, 5 साल की वो लड़की होती है। उस लड़की से पूछताछ की जाती है, वो कुछ बोल नहीं पाती है और कहती है कि मैंने हाँ, किसी को देखा है, एक लड़का यहाँ पर आया था और उसके बाद वो और कुछ नहीं बोल पाती है। और जब इतना पता होने के बाद फिर उस लड़की का मोबाइल पुलिस देखती है, सीडीआर पर लगाया जाता है और जब सीडीआर पर लगाने के बाद जो खुलासा होता है, उसमें पता चलता है कि उस लड़की की जो बात हुई है, वो यहाँ से करीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर एक गाँव है, उसी में वो मोबाइल है और जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, तो उस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ की जाती है। और होता ही कुछ ऐसा है, हर कहानी में ऐसा ही होता है कि जब पुलिस पूछताछ करती है, तो वो पहले कुछ नहीं बोलता है और जब पुलिस अपनी तरीके से उससे पूछताछ करती है, कड़ाई से पूछताछ करती है, तब वो लड़का अपना मुँह खोलता है। लड़के का नाम होता है कुलदीप। कुलदीप जब अपना मुँह खोलता है, अपनी बात बताता है, तो सामने आता है, कुलदीप कहता है कि हमारी जो मुलाकात थी पहली, वो फ़ेसबुक के माध्यम से हुई थी। हम दोनों एक-दूसरे से बात करते थे और उसके बाद धीरे-धीरे हमारी जो बातें थी, वो प्यार में बदल गईं और 13 दिसंबर की रात को मेरे पास फ़ोन आया कि मेरे परिवार वाले सब शादी में जा रहे हैं। अगर तुमको मिलने आना है, एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना है, टाइम समय बिताना है, तो तुम आ सकते हो। तो तब वो लड़का कहता है कि ठीक है और उसके बाद जो लड़का अपने दोस्त से कहता है उससे तो वो उस शक्तिवर्धक दवाई लेता है, प्रोटेक्शन की जो सामान होता है वो लेता है और उसका दोस्त कहता है कि वहाँ पर पहुँचने से पहले तुम ये सब खा लेना और वहाँ पहुँच जाता है और उसके बाद वो लड़का वहाँ पर करीब रात 8 साढ़े 8 बजे के करीब पहुँचता है और पहुँचने के बाद वो एक-दूसरे से संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं और जो लड़का था वो करीब सुबह सा सवा 3 बजे के करीब एक-दूसरे से वो संबंध बनाते हैं और फिर देखते ही देखते उस लड़की को ठंड लगना शुरू हो जाती है और उसके बाद वो चूल्हे पर ही आग जलाते हैं। उस लड़की को तपाया जाता है, आग के सामने बिठाया जाता है, लेकिन उसकी सर्दी कम नहीं हो रही थी। वो लड़की नग्न अवस्था में थी, उसको वो लड़का जो था वो कपड़े नहीं पहनने दे रहा था और फिर उसको देखते ही देखते उसकी हालत खराब होने लगी और जैसे-जैसे उसकी हालत खराब हो रही थी, वो बेहोशी की हालत में जा रही थी और वो लड़का यह सोच नहीं पा रहा था, ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? किसको बुलाऊँ? किसको पता करूँ? किसको यहाँ पर इसकी सूचना दूँ? तो वो करीब
सवा 3 बजे के करीब वो वहाँ से भाग जाता है और वो लड़की नग्न अवस्था में ही बेड पर ज्यों की त्यों ऐसी ही लेटी रहती है। और तब उसके परिवार वाले सुबह आते हैं और उसको देखते हैं। उसके बाद वो पुलिस उससे और पूछताछ करती है, तो वो कहता है कि बस इससे आगे और कुछ नहीं हुआ। और तब पुलिस जो उस पर आरोप लगते हैं, उस पे धारा लगती है, उस पर जो कुलदीप है, उस पर धारा लगती है कि तुमने एक नाबालिग के साथ भले ही तुमने एक दूसरे के समझौते के साथ शारीरिक संबंध बनाए हों, परंतु तुमने एक नाबालिग के साथ संबंध बनाए हैं। और फिर पुलिस उसको जेल भेज देती है, उसको गिरफ्तार कर लेती है और उसको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, जो लड़की अभी 17 साल की थी, उसको अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए था और उसको अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए था। वो इतनी कम उम्र में ही किस प्रकार इस सोशल मीडिया के चक्कर में आ गई और उस चक्कर में आकर उसने अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी। दोस्तों, किस प्रकार एक मासूम लड़की ने अपने जिसको अपना करियर के बारे में सोचना चाहिए था, जिसको अपने भविष्य बनाने के लिए अपनी समय व्यतीत करना चाहिए था, उसने अपनी ज़िंदगी एक सोशल मीडिया के चक्कर में, एक मोबाइल के चक्कर में आकर उसने अपनी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। और देखते ही देखते उस लड़की की मृत्यु हो जाती है और उस लड़के को जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सावधान रहें, सतर्क रहें और इसी प्रकार की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मेरा गला खराब है, मुझे सर्दी खांसी हो रही है, इसलिए आवाज़ भी कुछ चेंज है। तो दोस्तों, थोड़ा इग्नोर कीजिए और वीडियो को पूरा सुनें। और फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आप इसी प्रकार हर दिन, हर रोज़ एक कहानी सुन सकें, क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, जय श्री श्याम।